एक महाशय हैं जो कभी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी केंद्र में बड़े मंत्री हैं, और ऐसे राज्य से हैं जहां कहा जाता है कि राजनीतिक समझ सबसे ज्यादा है। उन भाई साहब का नाम है जीतन राम मांझी। पूरा देश इस बात पे गर्व करता है कि 1971 में भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि आज तक खड़ा नहीं हो पाया। ये गर्व की बात है कि नहीं? और ये मांझी, जीतन राम मांझी, इतने बड़े गंवार आदमी कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने उस वक्त बांग्लादेश बनाकर सबसे बड़ी गलती करी। ये बहुत गलत हो रहा है। भारत के अंग था बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब कोई। और भारत की आज़ादी के पहले पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। उस समय गलतियां हुई कि कश्मीर को हम लोग छोड़ दिया टंगे हुए। फिर युद्ध हुआ। युद्ध में इंदिरा गांधी ने 96,000 फौज को सरेंडर कराया। गलती हुई कि बांग्लादेश बना दिया उन्होंने। अगर बांग्लादेश नहीं बनाते, हिंदुस्तान का अंग रहता, तो बांग्लादेश में जो हमारे लोग बेआबरू हो रहे हैं और उनका हर तरह से टॉर्चरिंग हो रहा है, वो नहीं होता। ये लोग हैं जो इस वक्त आपका देश चला रहे हैं। ये लोग हैं जो इस वक्त आपके लिए फैसले ले रहे हैं। ये लोग हैं जो इस वक्त उस नीतीश कुमार को डिफेंड कर रहे हैं जिस नीतीश कुमार ने एक बेटी के मुंह से हिजाब उतारने की कोशिश की। एक यूपी के मंत्री कहते हैं, एक ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो मैं यूट्यूब मंच पे भी नहीं बोल सकता। और एक दूसरे मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो कहते हैं कि वो नौकरी छोड़ दे या भाड़ में जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। एक देश की बच्ची के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मंत्री कर रहे हैं। उसका कसूर इतना था कि उसने हिजाब पहना था और एक मुख्यमंत्री उसका हिजाब खींच रहा है। कोई कह रहा है वो तो बाप बेटी की तरह था। अरे कौन सा बाप अपने बेटी के कपड़े उतारता भाई? हम हिंदू हैं, हमारी बेटी अगर सिर पे दुपट्टा लेके आती है, कौन सा बाप है जो उसका दुपट्टा पब्लिकली खींचने की कोशिश करेगा, सिर से नीचे करने की कोशिश करेगा? ये कैसा बाप बेटी का रिश्ता है भाई? मुझे तो ये बात हजम नहीं होती। आपको होती हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है जिनके घर में बेटियां हैं उन्हें तो ये बात कतई नहीं जमती। उस लड़की के माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो गूगल कीजिए, दोबारा ज़रूर देखिए। जब उस बेटी का हिजाब नीचे करने की कोशिश की गई, उसके चेहरे पे देखिएगा कितनी डर, हैरानी, सब कुछ था। और ऐसा भी नहीं था कि वो गांव की कोई वो है बुजुर्ग महिला या कुछ ऐसे ही, पढ़ी लिखी डॉक्टर, नौकरी का सर्टिफिकेट, अपॉइंटमेंट लेटर लेने गई थी। मोदी जी या माफ़ कीजिएगा नीतीश जी को उसकी एजुकेशन देखनी चाहिए, उसकी डिग्री देखनी चाहिए, या उसका चेहरा देखने से क्या उनको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती? हमारे धर्म में अगर तिलक लगाने का रिवाज है, हमारे धर्म में महिलाओं को, शादीशुदा महिलाओं को अगर सिंदूर भरने का रिवाज है, माथे पे बिंदी लगाने का रिवाज है, अगर किसी देश में हमारे धर्म की महिला नौकरी करती है और वो सिंदूर लगा के ऑफिस जाती है, वहाँ कोई अगर उसके सिंदूर मिटाने की कोशिश करेगा, तब क्या होगा? तब क्या इन गिरिराज सिंह को या नीतीश कुमार को या निषाद को या जीतन राम मांझी को इन्हें अच्छा लगेगा? तब तो ये हिंदू धर्म को खतरे में डाल देंगे। तब तो कहा जाएगा हिंदू धर्म पर हमला है और खतरा है। दोस्तों, एक कॉलेज वक्त में एक नाटक किया था हमने, जिसका नाम था अंधेर नगरी चौपट राजा। टके सिर भाजी टके सिर खाजा, उसकी अगली लाइन ये थी, लेकिन उस नाटक का नाम था अंधेर नगरी चौपट राजा। फिलहाल इस देश का माहौल भी कुछ ऐसा ही है। अगर इस वीडियो को कोई दिल्ली वाले देख रहे हैं या दिल्ली के आसपास के शहर वाले देख रहे हैं, तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। ये जो मेरे पीछे आप आसमान देख रहे हैं, कभी दिल्ली में ऐसा आसमान देखा है आपने?
देखा हो तो ये बताइएगा कि कितनी सदियों पहले या कितने सालों पहले ऐसा आसमान आपने देखा था। जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ लोग मालूम है क्या कहते हैं? यहाँ लोग कहते हैं कि दिल्ली वालों के पास पैसा है, हमारे पास ज़िंदगी है। ये फ़र्क है। और दिल्ली वालों और दिल्ली के आसपास वालों, राजस्थान के लोगों, हरियाणा के लोगों, आपकी सांसें और बदतर होने वाली है। क्योंकि जो अजीबोगरीब फैसला सरकार और फिर सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उस पे क्या कहें। अरावली पर्वत श्रृंखला को ख़त्म करने का जो नायाब तरीका निकाला गया है, उससे क्या होगा? अभी जो दिल्ली की हालत है, दिल्ली के आसपास की जो हालत है, उससे बदतर ही होगी ना। ये बताइए, ये मेरे पीछे पहाड़ आप देख रहे हैं, मैं ये कहूँ कि नीचे का 100 मीटर पहाड़ नहीं है, उसके ऊपर का पहाड़ है। और नीचे 100 मीटर के पहाड़ में आप खोदिए, माइनिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर नहीं छूना। तो ये बताइए, अगर मैं इसके नीचे जड़ खोद दूंगा तो ये पहाड़ खुद भर भरा के नीचे नहीं गिर जाएगा? इतनी सी कॉमन सेंस तो एक अनपढ़ आदमी को भी हो सकती है। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारी सरकार मानती है कि नहीं, जो उन्होंने कहा वो सही है। अरावली को ख़त्म करके, अरावली को डेंजर में डालकर कितनी जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है। ये बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, ये बात हरियाणा की है, ये बात राजस्थान की है, ये बात गुजरात तक जाती है। अरावली को लेके जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जिस प्रकार से 2010 के अंदर एफिडेविट दिया गया था 16 फरवरी को, 3 दिन में ही 19 तारीख को ही 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, जो 100 मीटर की रेंज में माना गया था अरावली को। उसके बाद में क्या जरूरत पड़ी कि 2024 के अंदर उसी परिभाषा को, जो खारिज हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में, स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर, भाजपा की स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने उसी को पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में ले गए। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और हाहाकार मचा हुआ सब जगह। क्योंकि अगर अरावली नहीं बचेगी तो आप सोच सकते हो कि उसके परिणाम क्या होंगे वर्तमान पीढ़ी के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। अरावली खाली पहाड़ नहीं है, ये जीवन रेखा है राजस्थान के लिए भी, और जो अन्य प्रदेश है, चाहे गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा किस प्रकार से इस फैसले पे पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करें सुप्रीम कोर्ट को भी। उसके लिए भारत सरकार को आगे आना चाहिए। दुर्भाग्य से एक तरफ तो हमारे खुद के मंत्री हैं राजस्थान के। अब इस अरावली को लेकर राजस्थान के गली गली में फिलहाल लोग सड़कों पर हैं, चिंता है, क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाले वक्त में उनका भी वही हाल होने वाला है जो फिलहाल दिल्ली के लोगों का हो रहा है। लेकिन क्या करें, जब दूध की रखवाली बिल्ली को दी जाएगी तो दूध बचाएगा कौन? सरकार जब इस तरह से व्यवहार करती है या इस तरह से अपनी सीमाओं को लांघती है, तो वॉचडॉग का काम कौन करता है? कौन उसे उसकी सीमा याद दिलाता है? वो दिलाती है मीडिया, पत्रकारिता, पत्रकार। लेकिन जब वॉचडॉग ही बिका हुआ हो, वॉचडॉग ही जब हड्डी चूसने वाला हो, तो फिर मनमानी तो होगी। दिल्ली में रहने वाले भी इंसान हैं, वो भी टैक्स देते हैं। उन्होंने क्या कसूर किया कि वो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है? उन्होंने क्या गुनाह किया कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है? इसका जवाब केजरीवाल को देना होगा। भौगोलिक स्थिति एक बड़ी वजह है। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है। इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए दिल्ली के पोल्यूशन का इलाज न तो एक दिन में हो सकता है, न एक सीजन में। अच्छा, ये अनपढ़ों की जमात पूरी तरह से अब तो
ज़मीन से लेकर टॉप तक अनपढ़ों की पूरी जमात है। मैं अनपढ़ उसको नहीं कहता जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता, नहीं, उस मामले में बहुत से अनपढ़ हमसे कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं भाई साहब। अनपढ़ वो नहीं होता जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़ वो है जो दिखता हुआ चीज़, सामने हो रही गलत चीज़ों को देखते हुए भी चुप रहे, या लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे और लोग चुपचाप सुने। इस अनपढ़ कैटेगरी में कई पीएचडी होल्डर भी आ सकते हैं। ये सामाजिक अनपढ़ होते हैं, पढ़ाई वाले अनपढ़ नहीं। अब देश के प्रधानमंत्री देखिए क्या कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को ना अरावली की चिंता, ना प्रदूषण की चिंता, ना महात्मा गांधी की चिंता। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि योजना थी, षड्यंत्र था कि असम को ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया जाए। ये कांग्रेस का षड्यंत्र था। ये आज तक हमने ये ज्ञान कहीं नहीं सुना। संघ तो पिछले 60 साल से, 100 साल से इनफैक्ट ये सारी चीज़ें छापता रहा है। उन्होंने भी कभी इस तरह का ज्ञान नहीं छापा। हमने तो आज पहली बार सुना, मैंने तो आज पहली बार सुना 28 साल 27 साल की पत्रकारिता और 50 प्लस की उम्र में मैंने पहली बार सुना कि असम को पाकिस्तान को देने की साजिश कांग्रेस कर रही थी। हंसी आई ना आपको भी? ऐसे लोगों से बचना है, ऐसे लोगों से अगर देश को बचाना है तो अभी भी वक्त है, जाग जाइए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नमस्कार।